Bismillahirrahmanirrahim. This is Fauji Foundation School. We had here. Assalamu alaikum, dear students. How are you all? आज हम हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं. That is सर सैयद अहमद खान एंड अलीगढ़ मूवमेंट. लेक्चर नंबर 1 है. So first of all, I will share the objectives. After listening this lecture, you will be able to describe the dismal situation of Muslims in the post 1857 era. ठीक है. Highlights Sir Syed Ahmad Khan's efforts. मुसलमानों की 1857 की जंग आज़ादी के बाद उनकी हालत क्या थी, उनकी जो है तबाहकुन हालत क्या थी, ये कह सकते हैं आप, मायूस कुन हालत क्या थी, और सर सैयद अहमद खान कौन थे, फिर उन्होंने क्या एफर्ट्स किए आके. द कंडीशन ऑफ मुस्लिम्स आफ्टर इंडिपेंडेंस वॉर, तो फिर उनकी हालत क्या हुई इंडिपेंडेंस वॉर के बाद. जैसा कि द हिंदू सिख एंड मुस्लिम्स पार्टिसिपेटेड इन द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. हिंदू मुसलमान और सिख जो है वो अलहदा हुए थे ब्रिटिश से, ठीक है, लेकिन हिंदू जो थे वो कामयाब हो गए थे ब्रिटिश को ये बावर करवाने में कि दे वर देयर लॉयल एंड फ्रेंड्स. ऑन द अदर हैंड मुस्लिम्स वर रेबल्स, मुसलमानों को बागी करार दिया और उनके खिलाफ कर दिया ब्रिटिश को मुसलमानों के. So British government was struggling to damage Muslims so that they could not revive their status. So ये वजह थी कि बरतानवी हुकूमत जो है वो मुसलमानों को तबाह करना चाहती थी ताकि वो अपना स्टेटस, अपना रुतबा, अपना मुकाम दोबारा से बहाल ना कर सकें. सो आफ्टर द वार द ब्रिटिश वर रिवेंजफुल अगेंस्ट द नेटिव्स. जो नेटिव्स जो थे, द नेटिव्स वर इंडियन पीपल वर डिफीटेड इन द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ड्यू टू देयर डिसयूनिटी. वो अपनी नाइतफाकी की वजह से हारे थे. सो आफ्टर द वॉर ब्रिटिश वर रिवेंजफुल अगेंस्ट द नेटिव्स, वो नेटिव्स के खिलाफ थे. दे डिक्लेयर्ड द लास्ट मुगल किंग एज अ रेबल. अब आखिरी मुगल बादशाह जो था उसको एज अ रेबल, एज अ बागी करार दिया गया और उसको जो है मुश्किलात में डाला गया. इन दिस वे मुगल एम्पायर केम टू एन एंड. इस तरह से मुगल बादशाह का इख्तिताम हुआ, वो खत्म हो गई. बोथ ऑफ मुस्लिम्स ग्रुप एंटी ब्रिटिश एंड प्रो ब्रिटिश हु पार्टिसिपेटेड इन द 1857 वॉर हैड एम टू गेट रिड ऑफ ब्रिटिश रूल. वो बरतानवी हुकूमत से छुटकारा हासिल करना चाहते थे. Although the British had destroyed the Muslims and had brought the major portion of India under their control. बहुत बड़ा हिस्सा इंडिया का जो था वो उनके अंडर कंट्रोल था, लेकिन they were afraid of the Muslims. वो फिर भी मुसलमानों से डरे हुए थे. Muslims they considered Muslims as the परमानेंट थ्रेट. वो अपने लिए मुसलसल खतरा समझते थे मुसलमानों को, अपनी गवर्नमेंट के लिए, और उन्होंने इस तरह से मुसलमानों को तबाह करने की पूरी कोशिश की. उनको इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, मतलब कि हर तरह से जो है मुसलमानों को तबाह करने की कोशिश की गई. यहाँ पर कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं. द कंडीशन ऑफ मुस्लिम्स आफ्टर इंडिपेंडेंस वॉर. अब उन्होंने मुसलमानों के साथ क्या क्या किया, किन किन चीज़ों से महरूम कर दिया. नो गवर्नमेंट जॉब फॉर द मुस्लिम्स. In the every advertisement for the service, कोई भी सर्विस आती थी, they were a condition that Muslims could not apply or the Muslims were not eligible for the post. मतलब कोई भी पोस्ट या कोई भी सर्विसेज आती थी तो मुसलमानों को उनके लिए नाअहल करार दिया जाता था, और जो है हमेशा सिविल सर्विसेज जो है वो सिर्फ हिंदू लोगों को उसके लिए एलिजिबल किया जाता था, उनको ऑफर की जाती थी. द मेन पर्पस ऑफ दिस एक्ट वाज टू डिप्राइव द मुस्लिम्स ऑफ एंड बूस्ट अप द हिंदूज. हिंदुओं को बुलंदी पर पहुंचाना, उनको बूस्ट अप करना और मुसलमानों को नीचे गिराना और मुसलमानों को तबाह करना था और उनको महरूम करना था इस तरह की सारी सहूलियात से. इस तरह से ये द ब्रिटिश एंड हिंदूज लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न टू अंडरमाइन द मुस्लिम. मतलब मुसलमानों को दबाने की हर हाल में उन्होंने कोशिशें की. उसके बाद है एजेक्टमेंट ऑफ मुस्लिम्स फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड बिसाइड गवर्नमेंट सर्विसेज. इसके अलावा मतलब कि गवर्नमेंट सर्विसेज, गवर्नमेंट जॉब से निकालने के अलावा उन्होंने एग्रीकल्चरल लैंड जो है उससे भी मुसलमानों को महरूम कर दिया. वॉज अनदर सोर्स ऑफ इनकम. अब गवर्नमेंट जॉब के अलावा जो एग्रीकल्चर, जो ज़राअत होती है, जो फसलें उगाना और उनसे जो है कमाना और उनसे अर्न करना, ये मुसलमानों का दूसरा जरिया था. उन्होंने जो है मोस्ट ऑफ द मुस्लिम्स यूज्ड टू वर्क ऑन एग्रीकल्चरल लैंड, मतलब के जरिए ज़मीनों पर वो काम करने के करते थे. मुस्लिम जो थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट इजेक्टेड, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनको निकाल दिया द मुस्लिम फ्रॉम द लैंड एंड कॉन्फिस्केटेड.
मतलब कि उनको वहां से भी निकाल दिया गया। इन दिस वे लैंड लॉर्ड्स एंड फार्म वर्कर्स बोथ बिकेम विक्टिम्स ऑफ एडवर्सिटी। और फिर जो जितने भी मुस्लिम लैंड लॉर्ड्स और फार्म वर्कर थे वो एडवर्सिटी, वो पसमानदगी का शिकार हो गए और बुरी हालत का शिकार हो गए। इसके अलावा उन्होंने बहुत सारे टैक्सेस लगाए। द टैक्सेस व्हिच वर वेव्ड ऑफ वर अगेन लेविड। रिजल्टेंटली मुस्लिम्स फेल इनटू वर्स्ट इकोनॉमिक कंडीशन। इस तरह से मुसलमानों की माशी हालत बहुत ज़्यादा बदतर होगी, बहुत वर्स्ट होगी। एजुकेशनल बैकवर्डनेस, थर्ड पॉइंट है एजुकेशनल बैकवर्डनेस। मुस्लिम्स एजुकेशनल एंड रिलीजियस institutions were also maltreated. Earlier, the income of religious institutions were spent on education of Muslims, now was being used in other pursuits as per British government desired. जो कि religious institute थे मुस्लिम्स के, उनको जो है अब यूज किया जाने लगा ब्रिटिश गवर्नमेंट डिसाइड उनकी ख्वाहिशात के तहत। ठीक है, मोस्ट ऑफ द मुस्लिम्स इंस्टीट्यूशंस वर क्लोज्ड। बहुत सारे मुसलमानों के अदारे जो हैं वो बंद कर दिए गए, इदारे जो हैं वो बंद कर दिए गए। इन दिस वे ब्रिटिशर्स प्लंडर्ड द रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस। मुस्लिम्स हु वर एजुकेटेड फ्रॉम द रिमेनिंग इंस्टीट्यूशन कुड नॉट गेट एनी जॉब। इवन के जो इंस्टीट्यूशन से वो तालीम हासिल कर भी रहे थे, तो उस डिग्री की वजह से या उस एजुकेशन की वजह से भी उनको कोई जॉब नहीं मिल पाती थी। तो फिर ये बिग शॉक था फॉर रिलीजियस फैक्शन, और ये मजहबी लोगों के लिए बहुत बड़ा शॉक था एक। उसके बाद लास्ट पे है रिप्लेसमेंट ऑफ पर्शियन बाय इंग्लिश एज ऑफिशियल लैंग्वेज। अब जो पर्शियन लैंग्वेज थी उसको रिप्लेस कर दिया गया, इंग्लिश लैंग्वेज को एज ऑफिशियल लैंग्वेज करार दिया गया। अब हिंदूज के लिए तो ये कोई बहुत बड़ा मसला नहीं था, बट द मुस्लिम्स वर शॉक्ड दिस दैट बिकॉज इट वाज नॉट ओनली द चेंज ऑफ लैंग्वेज बट द चेंज ऑफ इस्लामिक कल्चर एंड सिविलाइजेशन। अब ये इस्लामिक सिकाफत और कल्चर और तहजीब के में भी एक बहुत बड़ा चेंज था। तो मुस्लिम चिल्ड्रन तो थे वो, दे वर नॉट ऑल्सो रेडी टू गेट एजुकेशन इन इंग्लिश, सो दे बिकम डिप्राइव्ड ऑफ मॉडर्न एजुकेशन। मुस्लिम चिल्ड्रन जो थे, मुस्लिम बच्चे तो थे, वो भी इंग्लिश तालीम हासिल करना नहीं चाहते थे और इस तरह से वो जदीद तालीम से महरूम हो गए। ऑन द अदर हैंड हिंदूज इस्टेब्लिश सुपेरिटी, उन्होंने बढ़तरी हासिल की मुस्लिम्स पे और इंग्लिश सीखी उन्होंने। सो द फील्ड ऑफ जुडिशरी, मेडिसिन, इंजीनियरिंग एंड अदर वर ओपन फॉर द हिंदूज। इस तरह से बाकी तमाम फील्ड जो थी वो सिर्फ हिंदूज के लिए ओपन हो गई। सो कॉन्सिक्वेंटली, नतीजतन हिंदू स्टार्टेड गेटिंग हाई पोजीशन इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ। और हिंदू जो है मुसलमानों से इस तरह हर मैदान में आगे बढ़ने लगे। सो इन हालात में जो मुसलमान इस बढ़तरी का शिकार थे, तो उनकी हालत जो थी वो बहुत डिसअपॉइंटिंग थी। इन दिस सिचुएशन सर सैयद अहमद खान came forward to rescue Muslims and tried to create consciousness. उन्होंने मुसलमानों में बेदारी और शाऊर पैदा करने की कोशिश की। So Sayyid Ahmad Khan said that it is reality that Muslims were not rulers, but they were being ruled. So उन्होंने असूल मुतारिफ करवाए एक कामयाब और मतलब काबिल इज्जत जिंदगी गुजारने के। सो दे को रिस्पेक्टेबली कंप्रोमाइज विद ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड मूव फॉरवर्ड, कि उन्हें ब्रिटिश गवर्नमेंट के इन चंद असूलों पर कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, तो इससे इसकी बदौलत ही वो फिर आगे बढ़ सकेंगे। ये थी कंडीशन ऑफ मुस्लिम्स आफ्टर इंडिपेंडेंस वॉर। ठीक है, गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलती थी उनको, एग्रीकल्चर लैंड से निकाल दिया गया था, एजुकेशनल बैकवर्डनेस थी, और फिर उनके इंस्टीट्यूशंस जो थे वो बंद कर दिए गए थे और पर्शियन लैंग्वेज को रिप्लेस कर दिया गया था इंग्लिश लैंग्वेज के तौर पर। तो अब हम जानते हैं सर सैयद अहमद खान कौन थे और वो किस तरह आगे बढ़े और उन्होंने किस तरह से मुसलमानों की मदद की। Sir Syed Ahmad Khan was born on October 17, 1817 at Delhi. दिल्ली में पैदा हुए वो 17 अक्टूबर 1817 में। एट अ नोबल फैमिली, बहुत ही शरीफ और नेक घराने से ताल्लुक था उनका। फ्रॉम हिज फादर साइड ही डिसेंडेड फ्रॉम हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाह, मतलब उनका शजरे नस्ब जो था वो हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाह अन्हु से जा मिलता था। सर सैयद अहमद खान वांटेड द मुस्लिम्स शुड एजुकेट देमसेल्फ। वो सिर्फ ये चाहते थे कि मुसलमान खुद को तालीम से आरास्ता करें और जो है फिर अपना स्टेटस जो है और अपनी खुशहाली जो है वो दोबारा से बहाल करें। He loved his nation very much. उन्हें अपनी कौम से बहुत ज़्यादा प्यार था। He could not see the bad condition of the Muslims. सर सैयद अहमद खान बिलीव, वो इस बात पे यकीन रखते थे कि मुस्लिम्स कुड नॉट बी एबल टू रिमूव ब्रिटिश फ्रॉम पावर। वो सिर्फ अपनी ताकत से उनको ब्रिटिश गवर्नमेंट को जो है हटा नहीं सकते थे या
को जो है रिमूव नहीं कर सकते थे. दे शुड रिकॉन्साइल विद द ब्रिटिश एंड शुड एजुकेट देमसेल्फ. उन्हें जो है अपने आप को तालीम दिलवानी होगी, खुद को तालीम से आरास्ता करना होगा. उन्हें इस बात पर यकीन था that the loyalty to British, devotion to education, बरतानवी हुकूमत के साथ वफादारी करके devotion to education और तालीम के साथ दोबारा से जुड़कर और aloofness from politics. In this way he showed the Muslims the path of progress. इस तरह से उन्होंने मुसलमानों को जो है तरक्की का रास्ता दिखाया. और उन्होंने जो है he tried to remove misunderstanding between Muslims and British. और अपने रिकॉन्सिलेशंस के जरिए से उन्होंने जो है मुसलमानों और बरतानवी हुकूमत के दरमियान जो गलत फहमियाँ थी उनको दूर करने की कोशिश की. इसके लिए उन्होंने एक पम्फलेट जो रीजंस ऑफ म्यूटिनिटी इन इंडिया, जो असबाब बगावत हिंद था, इधर वो लिखा. in which he tries his best to tell the British and the real cause of war 1857. 1857 की असल वजह बताएगी ब्रिटिश गवर्नमेंट को उसमें. So इस तरह से जो ब्रिटिश सर सैयद अहमद खान said the Hindus were equally responsible of the mutiny but Hindus were not being accused. तो मतलब के जो हिंदू थे वो भी बराबर के शरीक थे इस उनके खिलाफ. तो however all the Muslims did not participate the mutiny. Even some Muslims protected the Britishers. मतलब कि बहुत सारे मुसलमान उनके खिलाफ नहीं थे. कुछ मुसलमानों ने बरतानवी लोगों की मदद भी की, उनकी हिफाजत भी की. In this way he made realize the British that their harsh treatment with the Muslims were against the principle of equity and justice. He agreed that Muslims and Christians had commonality as both had the holy books. So Sir Syed Ahmad Khan negated that the Muslims were against British. उन्होंने ये जो है इस बात की नफी की कि मुस्लिम जो हैं वो ब्रिटिश के खिलाफ नहीं है. In this connection he wrote Loyal Mohammedans of India. तो इन्होंने फिर ये लिखा in which he explained, इसमें उन्होंने इस बात की वजाहत की that the condition of Muslims who had served Britisher with loyalty during the War of Independence. So इस कोशिशों के बाद he proved effective and succeeded in bringing the two nations closer to each other. फिर उनकी इन कोशिशों की वजह से दोनों कौमें जो है एक दूसरे के करीब हो गई. When he started the efforts, the condition of Muslims were very bad and they were very helpless. They were backward in the fields of religion, education, social, economic and politics. इन सारी फील्ड में वो जो है बहुत ज़्यादा पसमानगी का शिकार थे. So after Sir Syed's efforts, their condition began to improve and they started to regain their due place in the society. और उन्हें अपनी जगह मिलना शुरू हुई. ये थी सर सैयद अहमद खान की इब्तदाई खिदमत. उसके बाद है सर्विसेज ऑफ सर सैयद अहमद खान इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन. फिर उन्होंने मुसलमानों को तालीम दिलवाने के हवाले से क्या किया. In 1859 and 1864, 1859 से लेकर 1864 तक उन्होंने स्कूल्स ओपन करवाए और 1864 में साइंटिफिक सोसाइटी की बुनियाद डाली गई. He established scientific society. In 1866 he issued अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गजट. 1875 MAO स्कूल ओपन किया गया. 1875 में उसको फर्दर जो है आफ्टर 2 years सर सैयद अहमद खान upgraded this at the school level and 1920 में उस कॉलेज को जो है अपग्रेड करके उसको यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया. उसके बाद 1888 में मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस की बुनियाद रखी गई एंड एनुअल मीटिंग्स इन वेरियस सिटीज वेयर बाय द कोऑपरेशन ऑफ लोकल मुस्लिम स्टेप्स वर टेकन फॉर द प्रोग्रेस ऑफ एजुकेशन. सो ये थे कुछ पॉइंट्स जो उनकी एजुकेशनल रिफॉर्म्स के बारे में. इसकी डिटेल जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे. ये है वो यूनिवर्सिटी जो पहले MAO स्कूल थी, फिर उसको कॉलेज फिर उसको अपग्रेड करके कॉलेज लेवल पर बना दिया गया और उसके बाद जो है 1920 में दैट कॉलेज वाज अपग्रेडेड टू द स्टैंडर्ड ऑफ यूनिवर्सिटी. ये था हमारा आज का लेक्चर. अब हम सॉल्व करते हैं असेसमेंट. देयर इज 2 क्वेश्चंस इन योर असेसमेंट. व्हेन सर सैयद अहमद खान स्टार्टेड अलीगढ़ गजट इंस्टीट्यूट. और दूसरा क्वेश्चन है राइट डाउन 2 names of 2 books of सर सैयद.
सर सैयद अहमद खान की 2 बुक्स के नाम जो है वो आपने सर्च करके लिखने हैं अपनी नोटबुक पे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।